Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palumpur. Today I am here for our chapter number 9, our economical system of class 8. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये इमेज देखने मिली होगी। अब ये इमेज किस चीज़ की है? जर्नी ऑफ अ रुपीज़। अब एक फार्मर है जो वो बैंक में से पैसे निकाल रहा है, वापस से क्या करता है, वो अनाज उगाता है, फिर अनाज को लेके जाता है, फिर वो क्या करता है, मार्केट यार्ड में बेचता है। मार्केट यार्ड में से उससे जो पैसे मिलते हैं वो फिर उसकी खुद की घर की शॉपिंग करता है, और जो पैसे बचते हैं वो वापस से कहाँ डाल देता है? बैंक में डाल देता है। ये क्या है? जर्नी है रुपीज़ की, जो बैंक में से जाती है पैसा और वापस बैंक में से वो फार्मर निकालता है। ओके। अब स्टूडेंट्स, मैं उसके बाद में आपको ये 3 जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं घर पे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको घर से होमवर्क में करने हैं। ओके। अब बेस्ड ऑन अबव आंसर्स, बेटा ये सारे ऊपर के आंसर्स के बेस के ऊपर इट कैन सेट द पीपल आर एसोसिएटेड विद द वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब जो लोग होते हैं वो क्या अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे बेटा 3 अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। कौन कौन सी? फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है सर्विस सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर और किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं द सर्टन रिसोर्स, जो सर्टन रिसोर्स जो डायरेक्टली बेटा कॉन्टेक्ट में नेचर के थ्रू होते हैं और जो यूज्ड होते हैं, जैसे कि फूड हो गया, ग्रेन्स हो गया, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स बोलते हैं। अब वी ऑब्टेन वुड, जैसे हम वहाँ से हमें क्या मिलता है? उसमें से नेचुरल में से वुड मिलता है। अब मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, गम मिलता है, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से? फ्रॉम फॉरेस्ट से मिलती है। और साथ में एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मिल्क है, मीट है, बोन्स है और लेदर। ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स एनिमल से मिलती है। और साथ ही साथ हमें बेटा वाटर में से फिश मिलता है। ओके। और साथ ही साथ मिनरल्स फ्रॉम ब्रेनेथ, और मिनरल्स हमारे को कहाँ से? ब्रेनेथ में से मिलते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। और साथ ही साथ हमारे को फॉरेस्ट है, जो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, एनिमल्स है, और हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है, जो फिशनरीज है, ये सारे क्या है? हमारे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स हमें ऐसा फूड में मिलता है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है वो भी गुड्स हमें इसी के अंदर देखने मिलते हैं। और इस सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस कैटेगरी प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर सारी चीज़ें आती है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है बेटा? हमारा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चर सेक्टर। बेटा ये क्या है? मैन्युफैक्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसमें बेटा क्या है? जो सर्टनली जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स होती है, ये सारी जो प्रोसीजर लास्ट में जो ख़त्म होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और सच इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या करा जाता है? प्रोसीड किया जाता है और फिनिश्ड करा जाता है प्रोडक्ट को, टू कि वो यूज़ हो और अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैन्युफैक्चर क्लोथ टेक्सटाइल्स फ्रॉम कॉटन में होता है स्टूडेंट। अब कॉटन, आपको रॉ कॉटन दिया गया था, उससे क्या होता है? आप मैन्युफैक्चर कॉटन क्लोथ्स बनाते हो अलग अलग, और जो इंसान को यूज़ हो सके वैसी। साथ में साथ एक्सट्रिंग ऑयल फ्रॉम द कॉटन सीड्स। अब कॉटन सीड्स में से जो एक्सट्रिक ऑयल आता है वो सारी चीज़ें निकालना। मेकिंग जैगरी और शुगर बनाना फ्रॉम शुगर केन स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें। फिर मेकिंग ब्रिक फ्रॉम सॉइल, अब मिट्टी में से ब्रिक बनाना कि ब्रिक यूज़ कर सके, उसे भी बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। अब जो स्मॉल और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज होती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर गुड, केमिकल्स, डाइज, क्लोथ्स, डेंस इक्विपमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। और ये सारी चीज़ें क्या है? सेकेंडरी सेक्टर्स के पार्ट है स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद है सर्विस सेक्टर स्टूडेंट्स। अब सर्विस सेक्टर को हम टेरिटरी सेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, वो अगर ये वाला सेक्टर मीन्स के सर्विस सेक्टर ना हो तो उसके बिना दोनों अधूरे हैं। जैसे कि हमारा कोई रॉ मटेरियल है या कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अगर हमें वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो किसका काम आता है? सर्विस सेक्टर के अंदर काम आता है। ये सारी चीज़ें क्या मैन्युफैक्चर करता है? जो ट्रांसपोर्टेशन और द इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती है वो सारी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एयरवेज की हो गई, वाटरवेज की होगी, रोडवेज की होगी, इलेक्ट्रिक की हो गई, फ्यूल हो गया, फैसिलिटीज़ होगी, ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर्स के अंदर आती है। अब हम बोलते जो बेटा जो हम मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग यूनिट के बीच में जो होता है, जो टेलीकम्युनिकेशन एक दोनों के बीच में होता है, जो लेटर होता है, जो इंटरनेट होता है, वो भी सर्विस सेक्टर के अंदर ही आता है। और ये जो आज की ये तीनों चीज़ें, टेलीकम्युनिकेशन, लेटर और जो इंटरनेट है, ये सारी क्या है? ये एसेंशियल थिंग्स है जो हमारे आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारी जो एंटायर नेटवर्क है बेटा, जो हमारा प्रोडक्शन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो,
बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ का हो, ये सारी चीज़ें क्या हमें रिक्वायर होती है इस सर्विस सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ जो मॉडर्न टाइम पे बेटा है, जो एटीएम हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें भी सर्विस सेक्टर में ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस के नाम से गिनी जाती है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद आपको पीछे दिया गया है हमारा जो टॉपिक है नया, वो क्या है, द इकोनॉमिकली एक्टिविटी आर ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिक ऑफ ऑनरशिप। अब जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स हमारी, वो इसके अंदर आपको बताई गई है। जो गवर्नमेंट ऑनरशिप है वो, अब गवर्नमेंट ऑनरशिप के अंदर क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्न करती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़। जैसे कि हमारी एग्जांपल जो बिरला स्टील प्लांट्स है वो, साथ ही साथ बेल मतलब कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और उसके बाद है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये सारी क्या है, गवर्नमेंट ऑनरशिप्स है, ये गवर्नमेंट के अंडर में सारी चलती है। प्राइवेट ऑनरशिप्स मतलब कि टिस्को मतलब कि जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये सारी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज ऐसी कि जो प्राइवेट रन थ्रू प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होती है ना, जो खुद इंसान खुद का मालिक होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट ऑनरशिप। अब जॉइंट सेक्टर क्या बेटा, देयर आर द सर्टन लिमिटेशन। पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड जनरली वी फाइंड द लेस डेडिकेशन एंड द कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क। और ये जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट भी साथ में जॉइंट होती है, प्राइवेट सेक्टर भी बीच में, दोनों जॉइंट होता है। और इसके अंदर जो हम लोगों की वर्क करने की जो लिमिटेशंस देखते क्या सफिशिएंट हमें देखने मिलती है नहीं। द प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आर आस्क्ड टू जॉइन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उससे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर को भी ज्वाइन करने को बोलते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द जॉइंट सेक्टर, तभी उसे हम जॉइंट सेक्टर के नाम से जानते हैं। इन दिस गवर्नमेंट इंजॉय अ ग्रेटर कंट्रोल। और साथ में इसमें क्या होता है बेटा, जॉइंट सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल करती है। अब है कॉरपोरेटिव सेक्टर्स। और कॉरपोरेटिव सेक्टर्स क्या है बेटा, कि जो ज़्यादातर पीपल जो कंट्री के हैं वो इकोनॉमिकली वेरी साउंडेड होते हैं बहुत सारे। सो जो साउंडेड थिंग के जो कंडीशंस होती है, जैसे दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू स्टार्ट देयर ओन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये ऐसी कंडीशन में होता है कि वो खुद की स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते, बट सच पीपल मेक अ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। और ये लोग क्या करते हैं, कॉरपोरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। साथ ही साथ उसमें कॉरपोरेटिव सोसाइटी में क्या करते हैं, वेयर दे अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग प्रोसेस। और वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ द यूनिट दैट दे आर स्टार्ट विद कॉर्पोरेट ऑफ द पीपल ऑफ ग्रुप आर नोन एज द कॉर्पोरेटिव सेक्टर यूनिट्स। अब बेटा ऐसा यूनिट जो उनने कॉर्पोरेटिव सेक्टर के साथ मिलके ग्रुप करके पीपल ऑफ लोग के साथ बनाया हो, उसे वो क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेटिव सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं। जैसे कि डेयरी होगी, शुगर मिल्स होगी, इसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारा इकोनॉमिकली लिबराइजेशन। अब इकोनॉमिकली लिबराइजेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट जो हमारे अलग अलग चेंजेस लाती है इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ कंट्री के अंदर जो पीस मेंटेन रहता है, साथ ही साथ क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट भी होता है वर्ल्ड का, और साथ ही साथ हमारे इंडिया का भी, नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। और उसी की वजह से क्या होता है, जो पॉलिसी ऑफ लिबराइजेशन एडॉप्ट कब करेगी, हमारे इंडिया के अंदर 1991 के अंदर एडॉप्ट करेगी। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लेना। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी बेटा, जो सर्टन रेगुलेशन एंड द रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेड कॉम्बिनेशंस वर रिमूव्ड। और सारे के सारे मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें रिमूव करी गई है। और साथ ही साथ जो ड्यूटीज़ और जो टैक्स रिलेशंस होते हैं, जो इंपोर्ट करे गए होते हैं, वो भी चीज़ें अनाउंस करी गई होती है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज मेड सिंपलर। और साथ ही साथ जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, न्यू मैन्युफैक्चर कोई भी चीज़ का यूनिट में करना हो, तो वो क्या हो गया, आज के टाइम पे सिंपलर हो गया है मशीनरीज के थ्रू। एज द रिजल्ट द इंडिया हैज़ बीन एबल टू कीप द पेस विद द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्शन। और आज के साथ क्या होता है, जो इंडिया है, जो पहले के टाइम पे लो थी, वो आज के टाइम पे दूसरी कंट्रीज़ के साथ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में कंपैरिजन दे रही है बहुत अच्छे तरीके से। इट इज़ ऑल्सो जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही साथ ये क्या, जो अलग अलग मोर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो भी प्रोवाइड करती है।
सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मतलब कि बेटा जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो कंपनीज प्राइवेट के थ्रू हम जो चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंस के बाद बेटा जो हमारा पब्लिक वेंचर होता है, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं जो ऑन बाय द गवर्नमेंट्स होते हैं, अब ये किसके थ्रू चलते हैं, बाय स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें पैसेज ऑफ टाइम भी होता है, और जो वेंचर्स जो उसमें कितना प्रॉफिट बन रहा है या कितना लॉस हो रहा है, वो सारा गवर्नमेंट के थ्रू देखा जाता है। और बट जो मैनी पब्लिक वेंचर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हैड टू बी अ क्लोज डाउन फॉर दिस रीज़न। और मोस्टली कई बार क्या होता है, कोई वेंचर्स हो जाता है पब्लिक में, क्राइसिस हो जाते हैं, कोई पैसे उनके डूब जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन भी करना पड़ता है। दिस लेफ्ट एन इम्पैक्ट टू आवर इकोनॉमिकली सिस्टम। जैसे मैंने तुमको बोला, कोई पैसे का डाउन हो गया, कोई कंपनी में लॉस हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिकली सिस्टम होता है वो इम्पैक्ट होने लगता है। द वर्कर्स बिकम यूनाइटेड बट द इंडस्ट्रीज सफर्ड बिग लॉसेस। अब वर्कर्स होते हैं वो तो बेटा यूनाइटेड होते हैं, उनको तो कुछ लेना नहीं होता, बट कंपनीज होती है वो क्या करती है, सफ़र कर रही होती है बड़े बड़े लॉसेस के लिए। और अदर साइड पे जो एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरी साइड पे क्या होता है, जो एक कंपनी तो डूब रही होती है, बट दूसरी कंपनी क्या होती है, अपनी क्वालिटी सुधारने में लगी हुई होती है। द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे है। ऑल दिस सर्कमस्टांसेस मोटिवेशनल प्राइवेटाइजेशन, द गवर्नमेंट स्टार्टेड शोइंग द इंक्लिनेशंस टूवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर। अब ये सर्कमस्टांसेस के वजह से क्या होता है, जो मोटिवेटेड जो प्राइवेटाइजेशंस होता है उसके वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो स्टार्टेड शोइंग्स जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो कम होते हैं, और साथ ही साथ जो जॉइंट सेक्टर्स होते हैं जो प्रोसेसिंग की वजह से वो प्राइवेटाइजेशन में बदलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, मीन्स कि जो वर्ल्ड के अंदर जो काम हो रहा होता है बेटा, जो कंट्री के अंदर, और जो कम क्लोजर टू अनदर, एक दूसरे से पास में वर्क किया जाता है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते है। जैसे कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी कंट्री होती है जो उसका अपना ट्रेडिंग का जो सामान होता है इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता है। साथ ही साथ जो उसका मार्केट और जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भी अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोसेसिंग होता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं एक दूसरी कंट्री के, वो भी देखे जाते हैं मार्केट पे, उसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन डिसाइड होता है। साथ ही साथ जो इसका एक यूनिक रिवोल्यूशन होता है जो फील्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, वो भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही होता है। अब जो WTO मीन्स के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टेब्लिश बेटा 1995 CE के अंदर बना था, और साथ ही साथ एक इसमें वर्किंग करता है टूवर्ड द प्रोमोटिंग एंड द फोरकास्टिंग ग्लोबलाइजेशन। बेटा जो फोरकास्टिंग है और साथ ही साथ जो ग्लोबलाइजेशन है उसे प्रमोट करता है WTO। ओके, अब से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती है बेटा है सर्विस की, जो सर्विस सेक्टर से लेकर एडवेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सारे जो एम्प्लॉयमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो सर्विस सेक्टर के अंदर बेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए, वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमें देखना मिलता है। साथ ही साथ जो फ़ोन है, फैक्स है, मोबाइल है, ईमेल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सारे क्या है, हमारा रिवोल्यूशनरी टूल्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और साथ ही साथ वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फास्टर एट लो कॉस्ट पे बेटा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होती है। दिस हैज़ मेड द इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फास्टर। और साथ ही साथ ये क्या होता है, जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत ही फास्टर होता है। और साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है हमारे जो यहाँ पे, उसके वजह से क्या होता है बेटा, जो प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को अलग अलग मिलते हैं, जिसके वजह से क्या उसको प्रॉफिटेबल भी होता है हमारी नेशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल हमारा फोर्ड मोटर्स है वह कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द इंडिया। अब फोर्ड का बेटा जो मोटर्स है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, हमारे इंडिया के अंदर है। वेयर द कार आर मैन्युफैक्चर नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द अदर कंट्रीज़ टू। अब फोर्ड का बेटा जो इंडिया का मैन्युफैक्चर है वो हमारे इंडिया के लिए सिर्फ कार नहीं बनाती बट फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी कार बनाती है। जैसे कि हमारे इंडिया रिसीव एडवांटेजेस ऑफ द वेंचर, और साथ ही साथ हमारे इंडिया को भी वेंचर का एडवांटेजेस मिलता है। साथ ही साथ बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जैसे टाटा मोटर्स हो गई, इन्फोसिस हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, पार्ले हो गई, ये सारी कंपनी क्या है हमारे इंडिया की है, और ये सारा चीज़ क्या करती है, फॉरेन में इनका प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है।
उसी की वजह से हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारा थोड़ा अच्छा भी रहता है स्टूडेंट्स। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, कंज्यूमर गेट कमोडिटीज विद वेरी गुड क्वालिटी एंड द लो प्राइस ड्यू टू द कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पे क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि जो यूज़र्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या होता है कि अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, क्वालिटी में अच्छी मिलती है, और वो भी कितने कम पैसों पे मिलती है क्योंकि कंपटीशन के वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना मेड टॉयज़। अब चाइना के जो आप टॉयज़ देखते होंगे वो सस्ते आते होंगे, बट क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती, बट लुक वाइज देखने में अच्छे होते हैं, सस्ते भी होते हैं। सो इंडिया मार्केट के अंदर वो ज़्यादातर चलते हैं और उनका लो प्राइस भी होता है और अट्रैक्टिव भी होते हैं। इन 1 ईयर ओनली द चाइनीज़ टॉयज़ हैज़ रिप्लेस द इंडियन टॉयज़ इन 70 to 80% शॉप्स। अब बेटा जो चाइनीज़ टॉय है उसने आज के इंडिया के टॉयज़ के अंदर 70 to 80% चेंजेस ला दिए है। अब नाउ द टॉयज़ इन द इंडियन मार्केट आर चीपर देन बिफोर। अब बेटा जो इंडिया मार्केट के अंदर था, जो पहले से क्या हो गया, जो इंडिया के मार्केट के अंदर जो टॉयज़ थे इंडिया के वो महंगे थे और चाइना के टॉयज़ सस्ते हैं। डू यू नो द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या आप इसका रीज़न जानते हो? ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से जो चाइनीज़ के टॉयज़ है जो इंडिया मार्केट में आते हैं उसके वजह से क्या होता है, पूरा जो इंडिया के जो टॉयज़ है वो डाउन हो चुके है। हाउएवर द इंडियन टॉयज़ मैन्युफैक्चर एंड द ट्रेडर्स हैव इंक्लूड लॉसेस। और साथ ही साथ जो हमारे इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको क्राइसिस, उनको लॉसेस सहन करने पड़ते हैं। सो द ग्लोबलाइजेशन एट टाइम कॉज लॉस टू द कॉटेज इंडस्ट्रीज़। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपको जब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी PDF भेज दूँगा, वो PDF आपको नोटबुक में लिखनी है और हम इसके बाद 10th चैप्टर देखेंगे। Okay students, thank you.